Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing Arcanine. Dear CS Executive, CS Professional and CS Intern students. जी हाँ, सही क्वेश्चन था, आपका सही क्वेश्चन है जी, और प्रॉमिस भी किया था, और आप में से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड ऑफ कोर्स इस वीडियो में पूरी होगी। क्या डिमांड थी? आई नो दैट वेरी वेल कि कुछ स्टूडेंट जिन्हों की डिमांड नहीं थी, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बहुत लेजी हैं, बोल रहे हैं ठीक है यार कर लिया। यार याद रखो, मैंने लास्ट सेशन में बोला था सेक्शन 2 क्लॉज 31 बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं कर लेनी है, क्योंकि डेफिनेशन याद कर लिया, रट्टा मार लिया तो आगे की बात कौन समझेगा? हम ही समझाएंगे, पता है, पर आप बताएंगे और हम आपको आंसर भी करेंगे। ऑलराइट, सो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए याद रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कुछ स्टूडेंट जो कि बहुत सिंसियर है, उन्होंने क्वेरी कंटिन्यूस किया, और पहले भी हमने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, तो चलो बात करते सीधी, ठीक है, कम टू द पॉइंट। प्रॉब्लम क्या थी? देखो मैंने आपको बताया था लास्ट सेक्शन के अंदर कि अगर सेक्शन 2 क्लॉज 31 पढ़ते तो बोलता है डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिटर, लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड। अब देखो यहाँ कितनी बड़ी बात आ गई, करेक्ट, बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, और कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, आर्टिकलशिप में जाओगे, ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे जहां पर आपको चीज आइडेंटिफाई कर रही होगी, ठीक है। तो इसको मत समझना कि सिर्फ इतने कि एग्जाम में अगर ठीक है नहीं है तो छोड़ देंगे, नहीं। और मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं ना, इस वीडियो को देखते देखते तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे कि किस पैसे को, हाँ जी हाँ, कौन सी रिसिप्ट ऑफ मनी को हम डिपॉजिट रेट नहीं करेंगे जब तक कि वो कुछ सर्टेन कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगर वो कंडीशन से बाहर चला गया तो याद रखिएगा उसको भी हम डिपॉजिट रेट करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो सीए इंटर हो, सीएस एग्जीक्यूटिव या सीएस प्रोफेशनल हो। ऑलराइट, सो ध्यान समझेंगे बेटा, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फॉर दिस पर्पस मैंने आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट किया हुआ है, याद रखिएगा। हम लोग एमसी की वेबसाइट से कवर अप करेंगे, नॉट टू वरी अबाउट इट, इजी है, एकदम इजी फॉर्म में रेडी किया हुआ है। सिर्फ इस वीडियो में एक बार गो थ्रू करेंगे, उस लिस्ट को याद करेंगे, और मेरे साथ आप नोट्स भी बनाएंगे, ताकि आगे ना एग्जाम से पहले आपको ये रट जाए, बुद्धि में बैठ जाए और अच्छे समझ में भी आ जाए। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने अभी आपको बोला सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर आपने हमें इतना तो बता दिया कि जी क्या कहता है, इंक्लूड्स। डेफिनेशन क्या है बेटा, ध्यान से देखो, डेफिनेशन कैसी है? इंक्लूड्स मतलब डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। मतलब कह रहा है भी स्कोप बहुत बाकी है इसका, और वो स्कोप कहाँ समझेंगे देखिएगा। आइए मेरे साथ में, और बेटा इसको ध्यान से पकड़ते हैं और समझते हैं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है आपको कि हम इसको डिटेल में समझेंगे। सर ये तो बहुत सारा कुछ दिख रहा है, इन रियलिटी ना कुछ नहीं है। तुम थोड़े पेशेंस रखो, और रखने जरूरी है। अगर एक बेस्ट प्रोफेशनल बनना है तो ये पेशेंस चाहिए, और थॉरो स्टडी करना चाहिए यार। मत पढ़ो, ये जो हो रहा है आजकल, ठीक है होने तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आप लोगों को करियर का बैंड बच जाएगा अगर आप ये छोटे छोटे नोट्स का चक्कर पढ़ोगे। नोट्स बनाओ, एग्जाम के लिए बनाओ, बट एग्जाम से अगर पहले पढ़ने की तैयारी कर रहे हो तो थॉरोली स्टडीज करो, अदरवाइज सेंसलेस है यार। तुम समझो यार, प्रोफेशनल कैसे बनना है, झोला छाप थोड़ी ना बनना है यार। अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए अच्छी एफर्ट्स चाहिए, थोड़ा स्टडीज चाहिए। एक बार जब प्रैक्टिस में आ जाएगा उसके बाद तो आप एक बार में ही इंटरप्रिटेशन समझ जाएंगे। ऑलराइट, सो अभी ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किस किस कैटेगरीज को हम यहां पर डिपॉजिट रेट नहीं कर रहे हैं, याद रखना, मेरे साथ में लिस्ट बना के चलना। एक बार रीड करेंगे फिर लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। आओ देखो, कहता है पहला, कोई भी अमाउंट अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, बोलो ना, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी विच रिपेमेंट इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देखो पहली बात, ध्यान से हाईलाइट करना मेरी बात, याद रखना, मौका दूंगा बीच में, याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा, ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए। वैसे MC 21 पे जाएंगे, ये मिल जाएगा, सेक्शन 76 पे जाना, उसके में एज ए प्रिस्क्राइब पे जाके क्लिक करना, आपको ये पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। बट हम यहाँ छोटी छोटी लिस्ट आइटम बनवाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए, तो कहता है पहला, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना, मेरे साथ रिवाइज करना। सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या कहता है whose repayment is guaranteed by the central government or state government, or any amount received from local authority, या any amount received from statutory authority constituted under any act of parliament or state legislature। ध्यान सुनते जाओ, लिस्ट बनाओ मेरे साथ में। यहाँ पर हम पहली मेंशन कर रहे हैं अमाउंट कहाँ से रिसीव हो रहा है, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और स्टैचुटरी अथॉरिटी, ठीक है जी।
जिस और इस केसेस में क्या करा है, जिसकी गारंटी रीपेमेंट गारंटी सर कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। पहली बात समझ में आई, उसको अमाउंट को डिपॉजिट रेट नहीं करेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, किस फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव कर रहे हो, देखो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन और इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल बैंक्स, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर या देखो और भी जैसे दे रखा है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, एशिया डेवलपमेंट बैंक्स, कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल बैंक फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, फॉरेन गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, फॉरेन कोलैबोरेटर्स, फॉरेन बॉडीज कॉर्पोरेट, फॉरेन सिटीजन्स, फॉरेन अथॉरिटीज, फॉरेन ओ माय गॉड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। लेकिन ये सबका सब लोग कौन कंपाइल करके आ रहा है फेमा के साथ में, तुम्हें पता है बेटा, व्हाट डिपॉजिट के जब प्रोविजन को हम देखते हैं ना, तो 1956 के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल था जिसके अंदर रिपेमेंट को लेकर एक बहुत जबरदस्त केस भी हुआ था। मैं बता दूं आपको कि जब फॉरेनर से पैसे लिया गया था, वहां स्पेसिफिक क्लॉजेस इंडियन डिपॉजिट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लिया गया था। इसके ऊपर एक अच्छा खासा केस स्टडी है, याद रखिएगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। पूरी केस स्टडीज को इसके अगले सेशन के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन पहले ना आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कौन कौन से अमाउंट को हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आपने फॉरेन गवर्नमेंट से आपको पैसा रिसीव हुआ है, याद देखिएगा फेमा के रूल्स को कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है, फेमा के कंडीशंस को देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। या फिर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन मल्टीलेटरल बैंक, मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, या फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से ले रहे हैं पैसा, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं, कॉमनवेल्थ की बात करें जी, कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ले रहे हैं, फॉरेन सिटीजन से ले रहे हैं, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट से पैसा ले रहे हैं, तो वो अमाउंट भी हम अभी डिपॉजिट रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड आप देखो यहाँ पे फेमा के प्रोविजंस फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या दूसरा बात बोल रहे हैं, पहला हमने बोला अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, साथ में बोलना लिस्ट लंबी है, बाद में याद नहीं करना है, अभी याद करना है, बोल बोल के याद करना है, शर्माओ मत, बोलो, आपका करियर का बात है। इसलिए अगर आप अपने रूम में स्टडी कर रहे हैं या अपने कहीं पर भी इन्वायरमेंट बैठ के पढ़ रहे हैं, ये मत सोचेगा कौन कोई सुन रहा है, अरे बोलो यार, एग्जाम में आप ही का बोलना काम आएगा। ऑलराइट, सो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, या फिर किसकी बात कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से पैसा लिया है, या फिर कह रहे हैं किसी फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो, या फिर अब फॉरेन के अंदर हमने फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी इंक्लूड कर लिया, फॉरेन सिटीजन्स को भी इंक्लूड कर लिया, हमने इंटरनेशनल बैंक्स को भी इंक्लूड कर लिया, कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट बैंक कॉर्पोरेशन को इंक्लूड कर लिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक सर्विसेज को भी हमने इंक्लूड कर लिया। मतलब यहां हम सबको इंक्लूड किया, मल्टीलेटरल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें इंक्लूड कर लिया। ऑलराइट, चलिए थर्ड पकड़ते हैं। देखो, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन और फैसिलिटी फ्रॉम बैंकिंग कंपनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट सब्सिडरी, ठीक है, या कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसको नोटिफाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसके अलावा बोलता है जी ये फ्रॉम एनी कोऑपरेटिव बैंक्स। सो यहाँ पर देखेंगे, एक और बात समझेंगे, देखो पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहला ये बात, दूसरा ये बात, तीसरा हम बोल रहे हैं कहाँ से लिया पैसा। देखो, एज अ लोन आया या कोई फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी, जैसे क्रेडिट फैसिलिटी ली है, किससे, बैंक से ले रहे हैं। ऑलराइट सर, देखो बैंक से ले रहे हैं, पैसा आ रहा है लोन फैसिलिटी का, या हम बोल रहे हैं कोई भी बैंक जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया हुआ है, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या हम बोल रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। सर लाइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, कोई नहीं, तुम्हें सुनाई तो दे रहा है ना, उस पर फोकस करो, क्लियर एकदम। सो कौन सा बोले, लोन फैसिलिटी लिए, कहाँ से लिए, देखो कहाँ से ले रहे हैं, लोन या कोई फैसिलिटी है बैंकिंग कंपनी से, एसबीआई या सब्सिडरी। ओ माय गॉड सर, एसबीआई सब्सिडरी आपने छोड़ दिया, लीजिए नोट कर लीजिएगा, वैसे हम यहाँ नोटिफाइड बोल चुके हैं, एसबीआई और इट्स सब्सिडरी, ठीक है। देखो ना, देखो एक है ना रफ नोट बना लो यार, बना लो एक बार, ये रफ नोट बना लो मेरे साथ में, उसके बाद में फिर जाके एक बार रीड करोगे तो एकदम याद हो जाएगा। वैसे याद तो अभी करवा रहा हूँ, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेने का बात हुआ, ठीक है, दिमाग में पॉइंट स्कोर रखो, उसे मेमोराइज करो, समझो, ठीक है। इसके अलावा हम किसको बोल रहे हैं, अगर कोई पैसा अपना से ले रहे हैं फॉरेन गवर्नमेंट से, या फॉरेन देखिए कोलैबोरेशंस भी हो रही हैं, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या हम बात करेंगे फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, फॉरेन सिटीजंस हैं, पर्सन आउटसाइड इंडिया है, बट कंपाइल विद द फॉरेन फेमा एक्सचेंज, ऑफ कोर्स
फेमा के प्रोविजंस के साथ कंपाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई लोन या फैसिलिटी ले रहे हैं बैंकिंग कंपनी से, एसबीआई से, इसकी सब्सिडरी से या कोऑपरेटिव बैंक से, तो याद रखिएगा उसको भी हम एज अ डिपॉजिट ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट सर, या लोन आपने लिया है कहाँ से, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, ऑलराइट, या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनीज या शेड्यूल बैंक। अब देखो इसी को आगे समझना, लोन फैसिलिटीज या तो बैंक से ले रहे हैं, एसबीआई से ले रहे हैं, ठीक है, इसकी सब्सिडरीज हैं, या कोऑपरेटिव बैंक हैं। इसके आगे आगे बोला पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसमें ऐड कर लो, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर आप इनसे पैसा ले रहे हो, या स्टेट लेवल पे अगर बात करें तब, ठीक है, तब भी हम बोल रहे हैं। अच्छा याद रखिएगा यहाँ जब हम बोल रहे हैं ना पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी या शेड्यूल बैंक, ठीक है, तो ये कैटेगरी हम अलग किए हैं, यहाँ स्पेसिफिक बोले हुए हैं बैंक्स की, बैंकिंग कंपनीज की, ठीक है। यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ऑलराइट सर। इसके बाद देखो एनी अमाउंट रिसीव्ड, अब कैसे कॉमर्शियल पेपर इशू, आप देखो समझो ना, कम देखो समझो यहाँ पे यार, अमाउंट रिसीव हुआ कैसे हुआ, कॉमर्शियल पेपर इशू किए थे, उसके बदले आपको पैसा रिसीव हुआ। कह रहा है कि इसको लेकिन इशू करने की गाइडलाइंस आप जानते होंगे, कॉमर्शियल पेपर किस मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, और वहाँ मनी मार्केट में किसी चलती है, आरबीआई की। तो आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करके अगर आपने कॉमर्शियल पेपर के थ्रू मनी रेज करी है तो वो भी डिपॉजिट ट्रीट नहीं हो रहा। आप बोलेंगे सर कि सर ऐसा क्यों, मतलब देखो ध्यान सुनो, मैं आपको डेफिनेशन की डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, इतना अच्छे से क्यों बोल रहा हूँ बार बार, तुम एक बात को ऑब्जर्व करो। यहाँ आपने देखा होगा इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो हम इस सेक्शन को पढ़ रहे हैं, किसको, सेक्शन 2 क्लॉज 31 को, सेक्शन 2 क्लॉज 31 को पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिटर लोन और इन एनी अदर फॉर्म। अब इन एनी अदर फॉर्म, इसका मीनिंग क्या सेंस निकालोगे यार, तो ये बात क्लियर होनी जरूरी है कि किस पैसे को आप डिपॉजिट ट्रीट कर रहे हो, किस पैसे को ट्रीट नहीं कर रहे। रिसिप्ट ऑफ मनी, तो लोन भी लिया तो रिसिप्ट ऑफ मनी हो गई। तो यहाँ आप सोच के देखिए, गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं आप, गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया, उसकी पेमेंट भी गवर्नमेंट की गारंटीड है, बट रिसिप्ट ऑफ मनी तो हुई ना वो, लेकिन उसे डिपॉजिट ट्रीट नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी नीड टू गो थ्रू विद द एंटायर लिस्ट व्हिच शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डिपॉजिट अनलेस अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर नॉट ब्रीच्ड। आइए ठीक है, ऑलराइट सर, इसका भी हम ध्यान रखेंगे यार। यहाँ पर कौन सा बोले थे बेटा, फोर्थ में कॉमर्शियल पेपर, अगर कॉमर्शियल पेपर में अगर आप थ्रू अपने फंड रेज किया है, प्रोवाइडेड आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। ये कहता है देखो ध्यान सुनना बेटा, एनी अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम अदर कंपनी, एक कोई भी अमाउंट, देखो अनलेस अंटिल इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इट्स इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जब तक नहीं एक्सप्रेस नहीं किया गया तब तक उसको हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं कर रहे। तो कहता है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम अदर कंपनी, इसको भी डिपॉजिट रेट नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, अब देखो यहां पर एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, लिस्ट याद हो रहा है मेरे बच्चों को, देखो आओ 5 आइटम फटाफट से हम बुद्धि में याद करके बैठाते हैं। पहला हमने बोला सर ये समझ में नहीं आ रहा, खिचड़ी आएगा 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 यहाँ आएगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से अगर अमाउंट रिसीव किया है, ऑलराइट। इसके अलावा कोई फॉरेन गवर्नमेंट से किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से किया है, या फिर फॉरेन कोलैबोरेशंस में आया, कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से पैसा आया है, या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रिसीव किया है, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट से रिसीव किया है, फॉरेन सिटीजन से रिसीव किया है, या पर्सनल रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से रिसीव किया है, बट प्रोवाइडेड कंपाइल विद द फेमा रेगुलेशंस। ऑलराइट, इसके अलावा हमने बात किया किसका, कि अगर कोई लोन फैसिलिटी लिए, कहां से, बैंक से लिए, बैंक से पैसा लिया है, बैंकिंग कंपनी से, ऑलराइट। इसके अलावा किससे, सर एसबीआई इसकी सब्सिडरी से, ऑलराइट, या कोऑपरेटिव बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंश्योरेंस कंपनीज से, या हम बात कर रहे हैं यहां पर रीजनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लिया है, शेड्यूल बैंक से। इन सब अमाउंट को जो कि लोन फैसिलिटीज, इनसे अगर इन कैटेगरीज से ली गई है तो वो उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं डिपॉजिट्स। एक कंपनी से पैसा रेज किया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से फंड कुछ पैसा रिसीव किया है, ठीक है, अमाउंट रिसीव किया है, क्या उसे बोलेंगे, नहीं, उसे भी डिपॉजिट ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर डिपॉजिट बनेगा ना, बताऊंगा सेक्शन 73 या 76 जिस भी कैटेगरी में आएगा वो अप्लाई हो जाएगा, वो बताऊंगा मैं, आप लोग पढ़ चुके से पहला वाला वीडियो के अंदर। अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं सर अगर कॉमर्शियल पेपर इशू किया हुआ है, उसके थ्रू फंड रेज हुआ है, उसको भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नाउ आगे देखते हैं, एनी अमाउंट रिसीव्ड
एनी अमाउंट रिसीव्ड टू एन ऑफर मेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ मनी. इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है. towards subscription to any securities means including share application money or advance towards the allotment of securities. Pending allotment, इसका allotment अभी pending है, ठीक है. So long as amount is appropriate only against the amount due on allotment of the securities applied for. ध्यान सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. आप जानते हो कि सिक्योरिटीज कि अभी आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है और अलॉटमेंट बाकी है, या क्या हो रहा है यहाँ पर देखो. दूसरी बात, आपने अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के लिए एडवांसेस दिए हुए हैं, कंपनी एडवांसेस रिसीव करके बैठा हुआ है, उसको हम कब तक ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जब तक कि याद रखना 60 डेज एक्सपायर होने के बाद उसको रिफंड करना पड़ता है. अगर 60 डेज में अलॉटमेंट कीजिएगा, 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं किया ना, तो 15 डेज के अंदर उसको वापस कीजिएगा. सर 15 डेज में नहीं किए तो डिपॉजिट ट्रीट कर लेंगे. दैट्स माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए. देखिएगा, फॉर दिस पर्पस ऑफ क्लॉज इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर लायबिलिटी और एक्शन. कितनी खतरनाक बात बोल रहा है, बोले जहां कोई और लायबिलिटी जो लगेगा सो लगेगा. कि मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल सेबी एक्ट में बोला हुआ है लायबिलिटी अगर बोल रखा है नॉन रिफंड की, जी हाँ आपको याद होगा 15% पर एनम के साथ देना पड़ता है अगर रिफंड नहीं करते हो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर. या कंपनी एक्ट में बोला है, वो तो बोलेंगे. बाकी क्या कहता है साथ में, इफ सिक्योरिटीज फॉर विच एप्लीकेशन मनी और एडवांस फॉर सच सिक्योरिटीज वाज रिसीव्ड कैन नॉट बी अलॉटेड विद इन 60 डेज. हाईलाइट कर लेना मेरे बच्चों. सर हाईलाइट कहाँ से करें, हमारे पास तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम ले लो. Within 60 days from the date of receipt of the application money or advance for such securities, and such application money or advance is not refunded to subscriber within 15 days from the date of the completion of 60 days, such amount shall be treated as deposits. फिर उस अमाउंट को डिपॉजिट ट्रीट करेंगे. देखो आओ 6th रेडी करते हैं. एप्लीकेशन मनी या एडवांस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ मनी. एडवांस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है. अगर ये आपने रिसीव किया डिपॉजिट ट्रीट नहीं होगा. कब तक नहीं होगा, अनलेस मेक make the allotment within 60 days. और अगर 60 डेज में अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, रिफंड करो विदिन 15 डेज. और अगर 15 डेज में रिफंड नहीं करते हो तब ये प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा. क्या अट्रैक्ट हो जाएगा कि उसको फिर हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ डिपॉजिट. क्लियर मेरे बच्चों को, लिस्ट याद हो रहा है, क्लियर हो रहा है. एक एक अच्छे से ध्यान देके चलो, ठीक है. सेंटर को याद करना है. देखो बात का काम नहीं छोड़ूंगा मैं आप लोगों के लिए, अभी कभी याद करवाऊंगा, ठीक है. मैं बाद में नहीं 15-20 मिनट आधा घंटा आप अपना वेस्ट करेंगे, सिर्फ क्विकली रिकॉल करेंगे उस टाइम. तो पहला हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट के अमाउंट की बात की थी, ठीक है. लोकल अथॉरिटी स्ट्रक्चर से लिया था. फिर फॉरेन गवर्नमेंट के हम लोग, और फॉरेन गवर्नमेंट के जितने भी हम लोग नेचर की एंटिटीज हैं उनसे हमने बात किया, उनसे अमाउंट रिसीव करने की बात किया. फिर हमने उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, आपने लोन फैसिलिटी लिया, अगर बैंकिंग से लिए, SBI सब्सिडी से लिए, कोऑपरेटिव बैंक से लिए, या अपने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, या इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी, ये शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, रीजनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इनसे पैसा लिया है, कॉमर्शियल पेपर के थ्रू लिया है, अपने फंड अमाउंट रिसीव किया है, या अमाउंट आपने रिसीव किया किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी से रिसीव किया है, ठीक है, उस कैटेगरी को हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई भी अमाउंट जो किस फॉर्म में आ रहा है मेरे बच्चों, एप्लीकेशन मनी का फॉर्म में आ रहा है, या एडवांस आपने रिसीव किया अलॉटमेंट का, और वो 16 डेज में अलॉटमेंट नहीं करते हो आप, तो 15 डेज के अंदर रिफंड करो. अगर वो 15 डेज के अंदर रिफंड भी नहीं करते हो तो फिर उसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, क्या, डिपॉजिट्स. क्लियर. चलिए नाउ कहता है बाय एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट फॉर द अदर पर्पस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिफंड. अब ये मजे की बात है, देखो ध्यान सुनना. कहता है एनी एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट फॉर एनी अदर पर्पस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिफंड. मतलब सर ये रिफंड जो करना था किसके लिए आया था पैसा, एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी के लिए करना था, आपने अलॉटमेंट किया ही नहीं, ठीक है. तो अब रिफंड करो, तो रिफंड भी किस पर्पस के लिए होगा, इसी पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए एडजस्टमेंट नहीं करोगे. फॉर एग्जांपल कोई डेट ड्यू थे उस पर्टिकुलर पर्सन के, आपने उसके साथ उसको एडजस्ट कर दिया, वो नहीं करेंगे. वो जो रिफंड है वो रिफंड जाएगा, सिर्फ उसी पर्पस में वो एडजस्ट होगा. क्लियर एकदम.
चलिए नाउ आगे देखते हैं बेटा। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु एट अ टाइम वाज अ डायरेक्टर, क्या था वो डायरेक्टर था, और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ध्यान सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर, उससे पैसा रिसीव किया था आपने, ठीक है, या उसके रिलेटिव से पैसा लिया था, क्लियर। बट अब ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्राइवेट कंपनी कैसे बोल रहा हूं बात, a declaration in writing to the fact that the amount is not being given out of the funds acquired by him by borrowing or accepting loans or deposits from others and money, and the company shall disclose the details of money so except in the board report। अगर प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर, जबकि वो डायरेक्टर था, तब उससे अपने पैसा रिसीव किया, याद रखिएगा जब वो डायरेक्टर था, ठीक है, ऐसे पैसा नहीं लेना, ऐसे किसी इंसान से पैसा ले रहे हो डिपॉजिट मान लेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टर था या उसका रिलेटिव से लिया प्राइवेट कंपनी का, ठीक है, तो एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, डिक्लेरेशन देनी पड़ती है इन राइटिंग कि हाँ जी जो अमाउंट बोरो किया गया है ना, ये याद रखिएगा किस तरीके का नहीं है। देखो ये दिस अमाउंट नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ फंड्स एक्वायर्ड बाय हिम बाय बोरोइंग और एक्सेप्टिंग लोन्स और डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी और से उसने अमाउंट बोरो किया था या डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, ठीक है, लोन लिया और वो क्या कर रहा है अल्टीमेटली कंपनी को दे रहा है, बोला वो नहीं होना चाहिए, डिक्लेरेशन दो और कंपनी को ना, प्राइवेट कंपनी को अपना बोर्ड रिपोर्ट में बात मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? ऑलराइट सर, ये भी हमको क्लियर हुआ। सर आप क्या करते जा रहे हो, यहाँ शॉर्ट में लिस्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों को ना बाद में दिक्कत नहीं आए। देखो रीड करना साथ में ज़रूरी है, ठीक है, रीड करना ज़रूरी है प्रॉपरली, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऑलराइट सर, हम लोग डिस्कस किए कि भैया अमाउंट रिसीव किया है आपने फ्रॉम एक्स डायरेक्टर, एक्स का मतलब पुराना था, ठीक है, और हिज रिलेटिव, ठीक है, उसका डायरेक्टर से, या उसका किसका डायरेक्टर, लेकिन बेटा ऑफ प्राइवेट कंपनी, इसको भी हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं क्या, डिपॉजिट, लेकिन डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। क्लियर, एकदम डिक्लेरेशन देना बिना नहीं करेगा काम आपका। चलिए आइए थे, अमाउंट रेज बाय इश्यू ऑफ बॉन्ड्स डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज और चार्जिंग, दोनों बात आ गया। अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू कर रहे हो, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एकदम, सिक्योर्ड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, ठीक है, और दूसरा है अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, दोनों ही कैटेगरी ले लिए। देखो पहले में यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा सिक्योर्ड है, ठीक है, दूसरे में बात कर रहे हैं अमाउंट रेज बाय नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर नॉन कॉन्सिडरिंग अ चार्ज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब अनसिक्योर्ड, ठीक है, जो हमने कैटेगरी सेकंड बनाई है, इसको भी हम डिपॉजिट रेट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात समझना एक और बेटर ध्यान से भी, कहता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द नेचर ऑफ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट सर क्या होता है, समझो, अभी बताता हूँ। 10th हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनीज एम्प्लॉय और जो उसका एनुअल सैलरी से एक्सीड नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड हिज एनुअल सैलरी, एक्सीड ऑफ हिज एनुअल सैलरी, ठीक है, उसके एनुअल सैलरी से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। वो कैसे ले रहे हैं, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप समझिएगा, कुछ कहीं ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आप एक अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं एम्प्लॉय से, अगर कोई डिफॉल्ट या ऐसी कोई बेसिकली है ना, जहाँ पर समझिएगा सेंसिटिव पोजीशंस होती हैं कंपनी में, ठीक है, वहाँ उन केसेस में सेंसिटिव पोजीशंस होती हैं, जो कि जैसे मान लीजिएगा आपको कोई सीक्रेट्स बताए गए हैं, ठीक है, या आपसे कोई ब्रीचेस नहीं हो रिलेटेड टू योर टर्म और कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन दैट केस वो आपसे सिक्योरिटी रिसीव करती है। इसलिए बोलते हैं नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, तो आपसे लेता है पैसा, अगर आपको डिफॉल्ट कर देते हैं टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, तो अमाउंट विड्रॉ हो जाता है, ठीक है, वो सॉरी प्रॉफिट हो जाता है, तो वो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होता है, उस अमाउंट को भी हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, प्रोवाइडेड वो एनुअल सैलरी ज्यादा नहीं होगा। एनुअल सैलरी से अगर ज्यादा है तो उसको डिपॉजिट ट्रीट किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑलराइट सर, एनी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट रिसीव एंड हेल्ड इन ट्रस्ट
ऑलराइट सर। या फिर 11th हम बात करें, कहते हैं नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट हेल्ड इन ट्रस्ट, ठीक है। ऑलराइट सर, ये भी हमें क्लियर हो गया। ये कह रहा है बेटा ध्यान से देखना, एनी अमाउंट रिसीव इन द कोर्स ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर, इसको डिटेल में बताऊंगा, देखो अभी ध्यान सुनना, बड़ा ज़बरदस्त है। पहले एक बार हमारा लिस्ट पे आएंगे, जो कि हमारी टेढ़ी मेढ़ी लिस्ट बन रही है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी का मतलब आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, इसलिए कह रहे हैं कि आप फटाफट से नोट कर लें। रफ नोट बनाना है, मैं चाह रहा हूँ आपको ये नोट बन के अपना मॉड्यूल में साइड में पेज लगा लें इसका, ठीक है। देखो बात की है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है सर, ये क्लियर है। फॉरेन गवर्नमेंट से ले रहे हैं पैसे तो भी, लोन अगर फैसिलिटीज ले रहे हैं बैंक से, SBI से नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक से, PFI से, इंश्योरेंस कंपनी, शेड्यूल्ड बैंक्स, रीजनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, या सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्शियल पेपर इशू करके, या अमाउंट कोई रिसीव हो रहा है कंपनी फ्रॉम अदर कंपनी रिसीव कर रही है, एप्लीकेशन मनी या एडवांसेस। लेकिन याद रखिएगा 60 डेज में अलॉटमेंट कीजिएगा, नहीं करते 50 डेज में रिफंड कीजिएगा, फिर भी नहीं किए हैं तो फिर डिपॉजिट के प्रोविजंस को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। एंड सिक्योर्ड अगर बॉन्ड्स है, डिबेंचर, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हैं, ऑफ कोर्स उन्हें भी ट्रीट नहीं करेंगे। अमाउंट रिसीव किया आपने किसी एम्प्लॉय से, ऐसा कैसे किया है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी रिसीव किया है उससे तो भी नहीं करेंगे। और नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अगर कोई अमाउंट आपने कहाँ रखा हुआ है इन अ ट्रस्ट, तो उसको भी हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट सर, ऑलराइट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, ये कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेकर है, समझो। कई बार क्या होता है, किसी बिजनेस के अंदर एडवांसेस रिसीव किए जाते हैं, या परफॉर्मेंस गारंटी के लिए, या सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजन सर्विसेज के लिए कोई मनी रिसीव की जाती है, ठीक है, तो उसको भी हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं डिपॉजिट्स, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही हो, मतलब एक ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में अगर वो कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा आपने एडवांसेस रिसीव किए हैं किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है, और 365 डेज में जब से आपने एडवांस रिसीव किया और 365 डेज के अंदर अगर आपने वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया है, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 365 डेज आपको फर्दर 15 डेज में उस अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा। आप रिफंड नहीं करते हो तो फिर डिपॉजिट ट्रीट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पे अटेंशन। देखो इसलिए इसके अलग से नहीं बनाएंगे, उसको नहीं समझेंगे। एनी अमाउंट रिसीव इन कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, कहता है एज एन एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, हाईलाइट करना मेरे बच्चों, या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज अकाउंटेड फॉर इन मैनर व्हाटसोएवर प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस इज अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, या प्रोविजन सर्विसेज, उसी पर्पस के लिए और किसी काम के लिए नहीं है। विद इन अ पीरियड ऑफ 365 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एडवांस, provided any advance which is subject of legal proceedings before a court of law, a time limit 365 days shall not be applied. Of course अगर मान लीजिएगा कोई इशू राइज हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स को लेकर, ठीक है, और वो मैटर अब कोर्ट डिसाइड कर रहा है और कोर्ट में चल रही हियरिंग्स यार, ठीक है, अभी टाइम लग रहा है, हियरिंग्स 365 डेज एक्सपायर हो चुके हैं, बोला सर अब मजा आ गया, कोर्ट तो जब देगा जजमेंट जब देगा, अब क्या करेंगे हम, अब इससे बोलेंगे सर ये डिपॉजिट बन गया, पैसा दे हमारा, और एज ए डिपॉजिट दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर वो लीगल प्रोसीडिंग्स में छोटा छोटा क्वेश्चन केस फॉर्म में आ जाता है, ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है सर। तो ये हमने देखा एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए, लेकिन उसको याद देखिएगा एप्रोप्रिएट हो जाना चाहिए, एप्रोप्रिएशन हो जाना चाहिए, उसका किसके लिए होगा, उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो सप्लाई ऑफ गुड्स की थी या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज की थी। चलिए, एनी एडवांस जो कि रिसीव किया इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, मान लीजिएगा कोई इमोल प्रॉपर्टी की डील हो रही है, उसके लिए कंपनी ने रिसीव किया कोई अमाउंट, ठीक है, कंपनी ने अमाउंट रिसीव किया है, ठीक है। मैं पूरा बता दूं, एक फनी सा क्वेश्चन था बच्चा का, सर अगर सर मान लीजिएगा एक मिस्टर ए ने अगर अमाउंट रिसीव किया है तो क्या उस पर भी ये प्रोविजन अप्लाई होगा? आज मॉर्निंग में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि हम कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी के ऊपर अप्लाई होने वाले प्रोविजन पढ़ रहे हैं, आपकी हमारी बातें नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो कंपनी की बात कर रहा हूँ ना बेटा, इस पर फोकस करके चलना है, ठीक है। कंपनी अगर रिसीव कर रहा है एडवांस, किसके लिए कर रहा है, इमोल प्रॉपर्टी की सेल कर रहा है, उसके लिए उसे कोई एडवांस पैसा ले लिया, अभी डील डन नहीं हुई है, देखो receive in connection with the consideration for an immoral property and an agreement or arrangements, advance existed against such property in accordance with the terms of agreement or arrangements। आप समझे टोकन मनी एडवांसेस ली जाती हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है।
ये याद रखना दो बातें, पहला वाला ए पॉइंट और बी का बात करेंगे। इसी को हम अगर रिफंड नहीं करते हो तब हम डिपॉजिट ट्रीट करेंगे, दो में स्पेशली। ये एनी डिपॉजिट सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजनल सर्विसेज। अब मान लीजिएगा आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, उसके लिए हमने आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा रखा है। ये बैंक, याद रखिएगा, बैंक गारंटी वाले कॉन्सेप्ट में मैंने अच्छे से बताया हुआ है, किसी ने अगर नहीं देखा जाके वो चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। बैंक गारंटी वाले कॉन्सेप्ट में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो परफॉर्मेंस के लिए क्या होता है, कुछ बार कई बार जैसे कंपनी मान लीजिएगा एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो काम करेगा नहीं करेगा ढंग से, उसके लिए हम क्या करते हैं, उससे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं। क्या वो सिक्योरिटी जो डिपॉजिट करें इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, राइट? तो क्या उसे हम डिपॉजिट मानेंगे? आंसर इज नो, ठीक है। एज एडवांस रिसीव्ड अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट दोज इन, ठीक है, इसको छोड़ के हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स की बात कर रहा है, यहाँ परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, परफॉर्मेंस, ठीक है। या फिर कह रहा है फ्यूचर सर्विसेज के लिए कोई एडवांस लिया, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, डज नॉट एक्सीड द पीरियड रिलेवेंट एज पर द कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ 5 years। अब ये कह रहा है मैक्सिमम, लेकिन देखो फ्यूचर अगर सर्विसेज की बात करें, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसकी ड्यूरेशन तो बोल रहा है या तो कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब जो कि कॉमन लॉ का बोलता है, या फिर 5 year विच एवर इज लेस। उसके बाद वो एक्सपायर होने के बाद अगर वो परफॉर्म नहीं होता, क्या फ्यूचर सर्विसेज के लिए या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होते विद इन पीरियड ऑफ 5 years, या जो भी कॉमन प्रैक्टिस है, तब इस केस में क्या होगा, उसको डिपॉजिट ट्रीट करेंगे। एडवांस रिसीव और अलाउड बाय सेक्टरल रेगुलेटर विद द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेक्टर रेगुलेटर जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, IRDA, ठीक है, या हम सेबी का बात करें, ठीक है। सो अगर कोई स्पेसिफिकली सेक्टर रेगुलेटर ने अगर कह रखा है, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, ट्रिगर ट्राई, उसके केसेस में भी है, उसको भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये कह रहा है एडवांस फॉर सब्जेक्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ वेदर इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, अगर पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं, उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और उसके लिए एडवांसेस रिसीव किया हुआ कंपनी ने, तो वो भी ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, देखो यार, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है सर, केस लॉ के लिए बन सकता है क्वेश्चन। अमाउंट रिसीव्ड अंडर क्लॉज A, B and D। सर A, B and D कौन सा है? सबसे मेरे बच्चे मेरे पहला देखो, इसलिए तुमको बोल रहे हैं, नोट कर लेना। कोई सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए या प्रोविजनल सर्विसेज जिसकी ड्यूरेशन बोले 365 डेज है, या हम बात करते हैं B के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, कोई भी इमोल प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई टोकन अमाउंट लिया हुआ है, उसकी बात कहते हैं। या हम बात कर रहे थे किसका, डी का हम बात करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे हम बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स की। इस पे 3 कंडीशंस, बोलो मेरी बात को ध्यान सुनना, 3 कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, फटाफट सुनना मेरी बात। पहली बात मैं आपको बोल रहा हूँ, कौन सा, अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स की बात की थी, प्रोविजनल सर्विसेज का बात किया था, जिसकी एप्रोप्रिएशन होनी चाहिए 365 डेज के अंदर, ठीक है। सेकेंड हमने बोला था, अगर हम बात करें किसका, एक बात समझ रहे हैं, यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट है, इसको भूल मत जाना, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली इसको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसी केस का दूसरा डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा, क्लियर। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहला वाला क्या बोले, अगर सब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स की बात की जा रही है जिसके एप्रोप्रिएशन 365 डेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम जो कौन सा देखते हैं, हम बोल रहे हैं कि सर अगर 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 सर ध्यान से देखा जाए, कोई कंपनी इमोल प्रॉपर्टी का डील कर रहा है, उसके लिए पैसा रिसीव करके बैठा है कंपनी एडवांस में, ठीक है, उसका भी एडजस्टमेंट होना बात कर रहा है, ठीक है, उसकी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। या फिर कैपिटल गुड्स की सप्लाई की बात कर रहा है, तब ये देखो ध्यान से, कंपनी एक्सेप्टिंग मनी डज नॉट हैव नेसेसरी परमिशन। अगर उसके लिए कंपनी ने उस ट्रांजेक्शन को किया, किसको, सप्लाई ऑफ गुड्स को लेके किया, या प्रोविजनल सर्विसेज के लिए किया, या फिर इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, या फिर कैपिटल गुड्स के लिए था, उसके लिए नेसेसरी अप्रूवल्स लेनी थी और ली नहीं है, परमिशन नहीं लिया, अप्रूवल नहीं लिया, whenever required, and to deal in goods or properties or services for which money is taken, the amount received shall be deemed to be a deposit under these rules, and याद रखिए, shall be deemed to be a deposit on the expiry of 15 days from the date of become due for refund। सुनना, सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रोविजनल सर्विसेज, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली अप्रूवल लेनी थी, परमिशन लेनी थी, आपने नहीं ली। या फिर कैपिटल गुड्स की बात करें, आपने परमिशन नहीं लिया, या आप प्रॉपर्टी में डील करते हो, उसके लिए स्पेसिफिक परमिशन नहीं लिया और डील कर लिया, अपने अमाउंट रिसीव कर लिया है, और 15 डेज के अंदर आपने उसको वापस नहीं किया। परमिशन लेना मैंडेटरी था, परमिशन नहीं लिया है, चाहे वो सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर से लेना था, गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट अथॉरिटी से लेना था, या आपको कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट में जो आपका शेयर होल्डर से लेना था, मान लीजिए कंपनी के अंदर, और आपने नेसेसरी अप्रूवल्स नहीं लिए हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, और वो अमाउंट क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। कितने दिन में, 15 डेज के अंदर करना पड़ेगा। अगर 15 डेज में रिफंड नहीं किया तब बन जाएगा डिपॉजिट, क्लियर। चलिए,
एनी अमाउंट ब्रॉड इन बाय द प्रमोटर। अब अगर कोई प्रमोटर कंपनी में पैसा लेके आया, और कहां से लेके आ रहा समझना, बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लोन स्टिपुलेशन बाय द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस और बैंक, ठीक है, इन पैसेज ऑफ द स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशंस मतलब कंडीशंस, कंडीशंस, स्टिपुलेशन मतलब कंडीशंस, कंडीशंस, ठीक है। कंडीशन किसने लगाई है? सर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने बोला है, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर बैंक है, जैसे प्रमोटर पैसा लेके आया है तो उसको भी हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशन पूरी कर भाई। लोन इज ब्रॉड इन पर्सन स्टिपुलेशन इम्पोज्ड बाय द लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑलराइट, ऑन द प्रमोटर टू कंट्रीब्यूट हिज फाइनेंस टू द कंपनी, एंड लोन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रमोटर बाय द रिलेटिव्स और बाय बोथ। ये पैसा कहां से आया हो, या तो प्रमोटर से या फिर वो लोन कौन दे रहा है, उसका रिलेटिव। और ये कब तक एजम्पशन रहेगी? जब तक वो लोन रिफंड नहीं करता किसको? लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, बैंक को। कहता है एजम्पशन एंड सब क्लॉज शैल बी अवेलेबल ओनली टिल द लोन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक आर रिपेड, नॉट आफ्टर। तब तक के लिए उसको डिपॉजिट रेट नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? सर क्या हुआ था? मतलब बेटा आपका प्रमोटर है ना कंपनी का, वो पैसा लेके आया अंदर अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में, और कहां से बात कर रहे हैं? वो लेके आ रहा है इंस्टीट्यूशन से या बैंक से, तो उसको डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे, चाहे वो खुद लेके आ रहा हो। लेकिन याद रखिएगा वो कंट्रीब्यूट करने आया फाइनेंस में। आपको याद होगा कि जब हम इशू करते हैं ना बेटा, जब हम लोग आईपीओ शाईपीओ लेके आते हैं ना, ठीक है, आईपीओ शाईपीओ तो नहीं है, आईपीओ लेके आते हैं या फंड रेज करते हैं, तो जनरली एक रिक्वायरमेंट्स होती है कि एक फर्म अरेंजमेंट करना पड़ता है। कंपनी का खुद के पास तो कुछ पैसा होना चाहिए। अगर ये फर्म अरेंजमेंट प्रमोटर कर रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से, तो याद रखिएगा वो अमाउंट जो कंपनी को प्रोवाइड करेगा उसको हम यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन जो वो ले रहा है, याद रखिएगा किससे? इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, तो उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं एज ए डिपॉजिट्स। क्लियर? निधि कंपनी, अगर निधि कंपनी अमाउंट रिसीव कर रही है तब भी उसको हम नहीं मान रहे क्या? डिपॉजिट्स। कहता है रिसीव बाय कंपनी वेदर इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अदरवाइज फ्रॉम अ पर्सन विद अ प्रॉमिस और ऑफर टू गिव रिटर्न इन कैश और इन काइंड। आपको याद होगा निधि क्या कर सकती है? अपना मेंबर लोगों से अमाउंट रिसीव कर रही है। देखिए, लेकिन एक मैं बता दूं स्पेसिफिकली किस कैटेगरी में बोल रहा है, फ्रॉम इंस्टॉलमेंट और अदरवाइज और फ्रॉम अ पर्सन विद प्रॉमिस और ऑफर टू गिव रिटर्न इन कैश और इन काइंड, ठीक है। दूसरा कह रहा है एनी एडिशनल कंट्रीब्यूशन, अगर इसके अलावा भी अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब सिंपल वर्ड में बोलूं, अगर निधि कंपनी अगर किसी पर्सन से पैसा रिसीव कर रही है तब हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में होना चाहिए? इंस्टॉलमेंट फॉर्म में, या किसी भी पर्सन से ले रही है विद अ प्रॉमिस और ऑफर टू गिव रिटर्न इन कैश और इन काइंड। काइंड का मतलब सर क्या क्या कुछ भी हो सकता है। सी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब हम काइंड की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली वो अपनी फैसिलिटीज़ की भी बात कर सकते हैं। बेसिकली आप जानते होंगे निधि कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो इट्स यू नो व्हाट कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट अमंग इट्स मेंबर। कंपनी का कॉन्सेप्ट ही यही है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, ठीक है। तो निधि कंपनी अगर ये कॉन्सेप्ट किसी से पैसा ले रहा है फॉर्म इंस्टॉलमेंट्स पैसा रिसीव कर रहा है, ठीक है, और प्रॉमिस और ऑफर टू गिव द यू नो व्हाट रिटर्न है इन कैश और काइंड, तो बोला उसको भी ट्रीट हम लोग नहीं कर रहे हैं। एंड देखो 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 ये सेम बेटा डेफिनेशन आगे जो मैंने आपसे पहले वाला लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है एलिजिबल कंपनीज का, ठीक है। कहता है एनी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चिट फंड अंडर चिट फंड एक्ट 1982, क्लियर, या अंडर एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या स्टार्टअप कंपनी। देखो याद रखना, एनी अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर रिसीव बाय स्टार्टअप कंपनी इन सिंगल ट्रेंच, बट कैसा होगा? कन्वर्टेबल नोट्स। कन्वर्टेबल नोट्स, कन्वर्टेबल का मतलब कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर into the equity shares of the company, लेकिन किसका ऑप्शन में होगा? वो at the hand of the holder। तो मतलब कितना अमाउंट? 25 लाख रुपीज और मोर इन सिंगल ट्रेंच, और कितना टाइम तक पेड के लिए एजम्पशन मिल रहा है? 10 ईयर्स तक के लिए मिल रहा है। रे ये मैंने पहले वाला वीडियो में डिस्कस किया आपसे, ठीक है, इससे पहले वाला सीरीज के अंदर। ऑलराइट, एंड एनी अमाउंट रिसीव बाय फ्रॉम AIF से, डोमेस्टिक फाइनेंशियल कैपिटल फंड से, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, इनसे भी अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है तो उसमें नहीं मानेंगे। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में आ रहा है पैसा, नहीं मानेंगे। म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहा है, नहीं लेंगे। AIF के थ्रू है, नहीं। डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, नहीं रे, नहीं। आप सब कैटेगरी को हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर डिपॉजिट्स। बात को ध्यान से समझना, ये सब अपने अपने रेगुलेशन से रेगुलेट हो रहे हैं। यहाँ पर इन अमाउंट को जो है, ऑफ कोर्स इट्स अमाउंट ऑफ यू नो व्हाट इट इज ट्रीटेड एज रिसीप्ट ऑफ मनी बट नॉट एज डिपॉजिट। क्लियर है? म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं तो क्या हो रहा है? रिसीप्ट ऑफ मनी है, ठीक है। CIS के अंदर भी है, AIF के अंदर भी है, रियल एस्टेट के अंदर भी है, इंफ्रा के अंदर भी है, बट यहाँ उसे हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ना यही चीज़ आपको अच्छे से ग्रैब हो जाए। अभी किसी को दिक्कत ये हो सकता है कि सर बहुत ज़्यादा स्पीड से आपने बोला है, लिस्ट हमारी रह गई है हम बनाने की, तो देखो बेटा एक काम करो, फटाफट से करो।
ये लीजिएगा, आपको एक मौका देते हैं, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में दिक्कत नहीं आएगा। पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, अभी रुको। ऑलराइट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, ऑलराइट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, ऑलराइट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। सर आप आ रहे हैं बीच में बीबी, ऑलराइट, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट प्लीज, एंड ऑलराइट, ओके, एंड लास्ट वन, ऑलराइट, लास्ट वन है। चलिए सुनिए फटाफट से बेटा, मेरा स्टूडेंट लोग जो कि एनरोल्ड है उनके पास ये पहुंच जाएगा, उसको घबराने की चिंता नहीं है। यहाँ पर ये सेक्शन सबके लिए रखा था, इसलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको दिए हैं। मेरे स्टूडेंट लोगों के पास एडवांस में पहुंच गया होगा, ठीक है। सो यहाँ तक इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा, समझेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है, क्वेरी है, NRK9 का व्हाट्सएप पे क्वेरी को अपना पुट कीजिएगा, डेफिनेटली आंसर मिलेगा। ऑलराइट, वी आर वर्किंग 24/7 ऑलराइट सर्विसेज, We are providing 24/7 services, not to worry about it. आपकी कोई इसका आंसर डेफिनेटली होगा। एंजॉय कीजिए, गुड बाय, टेक केयर।